ठीक है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड के जीतने के बाद पूरे विश्व में मैसेज गया और भारत में भी कि अब इंग्लैंड हमारे साथ सॉफ्ट बिहेवियर नहीं रखेगा, उत्तरदायी शासन नहीं देगा, क्योंकि 1917 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने क्या डिक्लेयर किया था कि हम भारत को आरजीएस देने जा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम देने जा रहे हैं, याद होगा। लेकिन इंग्लैंड की जीत ने डर पैदा कर दिया कि शायद ऐसा नहीं हो। तो एक सोच है। दूसरा, कोई भी युद्ध शुरू होता है तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ती है, तो इस युद्ध में भी महंगाई बढ़ी और डेटा कहता है कि जो पल्सेस हैं या फूड ग्रेन्स हैं उनमें जस्ट डबल की ग्रोथ हुई, तो 93% तक प्राइसेस बढ़ गए थे। जाहिर सी बात है समाज का प्रत्येक वर्ग अत्यंत कठिनाई महसूस करेगा यहाँ पर, किनको छोड़कर कुछ व्यापारियों को जो वहां कालाबाजारी कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और गवर्नमेंट उस प्रॉफिट्स पर टैक्स लेकर अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, यानी आम जनता परेशानी में, बाकी सब मजे में। प्लस आरजीएस का वादा था ब्रिटिश सरकार का कि हम आरजीएस देने जा रहे हैं, उल्टा हो रहा था। यहाँ पर भारतीय और समस्या महसूस कर रहे हैं शासन में। तीसरी चीज जो इमीडिएट फैक्टर थी कि क्रांतिकारी आंदोलन, राष्ट्रवादी आंदोलन फिर से उभर रहा था, खासकर कम्युनिस्ट मूवमेंट उभरने के चांसेस बन गए थे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1919 में रशिया की क्रांति हो गई थी, 17 में, तो साम्यवादियों के प्रभाव भारत में बढ़ने लगे हैं कम्युनिस्ट का। वो क्या प्रभाव थे वो जब कम्युनिस्ट मूवमेंट पढ़ेंगे तब बात करते हैं, ठीक है। तो उस वजह से सरकार महसूस कर रही थी कि जो एक्टिविटीज बढ़ रही हैं इनकी एक्टिविटीज को कैसे दूर किया जाए। इन तीन सिनेरियो में या इन तीन बैकग्राउंड्स कंडीशंस की वजह से आपको एक्ट को समझना आसान होगा, ठीक है। सरकार ने महसूस किया कि अच्छा एक चीज और है, चौथा भी लिख सकते हो कि इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार पहले से एक कानून प्रयोग कर रही थी। उस कानून का नाम था भारत सुरक्षा कानून, इंडिया सिक्योरिटी एक्ट संभव नाम होगा उसका। वो खत्म हो रही थी, ठीक है। तो सरकार को ये था कि नया एक्ट कैसे आए, उसकी जिम्मेदारी दे दी गई किसको, सिडनी रोलेट। ये रोलेक्स लिखा है ना, रोलेट होगा ये। तो ये जिम्मेदारी मिस्टर रोलेट को दे दी गई कि वो एक नया कानून बनाए जिससे कि इन गतिविधियों को रोका जा सके। कौन है सिडनी रोलेट? इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज थे। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और आप देखें कमेटी का काम क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया। कमेटी का काम था भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का लेवल क्या है और उसे किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, किन कानूनों की आवश्यकता है। ये काम था रोलेट का। रोलेट ने स्थिति को समझा और एक नए कानून की सिफारिश कर दी। उस कानून का नाम था रोलेट एक्ट, जिसे विधान परिषद में क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम कहकर पारित कर दिया गया। चूंकि रोलेट कमेटी ने बनाया इसे रोलेट एक्ट, जिस नाम से बनाया वो रिवॉल्यूशनरी एंड अनार्किज्म एक्ट कहकर पास कर दिया गया और इसको 3 साल के लिए रखा गया था। तो प्री के लिए 2 क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट का वास्तविक नाम क्या है, वो आपके सामने है। कितने साल के लिए रखा गया था? 3 साल के लिए।
क्या था इस एक्ट में, वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वही समस्या की जड़ है। इस एक्ट में जो सबसे बुरी चीज थी वो ये थी कि सरकार किसी व्यक्ति को संदेहास्पद, डाउटफुल मान सकती थी, किसी को भी, और उसे कारण नहीं बताना होता था कि हम आपको डाउटफुल क्यों मान रहे हैं। उस डाउटफुल आदमी को किसी भी जगह रखा जा सकता था, डिटेन किया जा सकता था, नजरबंद, और सीधा जेल, यानी कोर्ट में भी नहीं जाएंगे आप। कोर्ट में जाएंगे, लेकिन कौन सी कोर्ट में, उसके लिए थोड़ा सा आप आगे देखें। तो अगर जरूरत पड़े, वहां तो नहीं लिखना है आपको मेंस में, ये हैं 3 प्रावधान जो एक्ट के मेन प्रावधान थे। ठीक है। पहला प्रावधान कि जो भी डाउटफुल पर्सन, उसे जमानत नहीं मिलेगी, यानी नॉन अवेलेबल लॉ कानून था। और डिटेनिंग के लिए उसे कहीं भी रख सकते हैं, जेल में भी या किसी भी अज्ञात स्थान पर, अननोन प्लेस पर। ऐसे केसेस में अगर सुनवाई भी होनी है तो किसकी होगी? हाई कोर्ट की सुनवाई होगी, केवल 3 जज होंगे केवल उसमें। यानी लोकल कोर्ट्स में ये मुकदमा जाना ही नहीं था। जब लोकल कोर्ट्स में नहीं जाना तो अपील भी नहीं होगी, जाहिर सी बात है। लोकल कोर्ट जाएगा, हारेगा तभी तो ऊपर अपील करेगा, तो अपील का झंझट ही खत्म कर दो, सीधा हाई कोर्ट को भेज दो, है ना? जैसे आज संविधान की व्याख्या का कोई प्रश्न होता है या रिट्स का इशू, कोई इशू है, तो तुरंत सीधा हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी के पास अपील का अधिकार खत्म कर दिया लोकल लेवल पर। ठीक है। तीसरा, पहले से चला आ रहा था तो कुछ नया नहीं था, कि जो भी अनलॉफुल कंटेंट था, लिटरेचर था, आप उसका प्रकाशन, पब्लिकेशन नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, और अपने पास भी नहीं रखेंगे। तो ये चीज तो बहुत पहले से चली आ रही थी। ठीक है। तो ये प्री के लिए मैटर ठीक है। ठीक है। तो अब सेकंड वाले में ध्यान से देखो, अगर ये नहीं है, अगर अधिकार आपको नहीं है, इसका मतलब आप अपील नहीं कर सकते, तो क्या हो गया? बिना अपील का कानून। आपको कारण नहीं बताया जाएगा तो आप बिना दलील के कानून। ठीक है। आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो वकील की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिना वकील का कानून। तो भारतीयों ने इसे क्या कहना शुरू कर दिया? बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। क्योंकि आप अपने बचाव में ये तीनों चीजें नहीं कर सकते। क्लियर है? इसलिए इसको ये कहकर प्रचारित किया जाने लगा कि सरकार हमारे साथ इस स्तर का भेदभाव कर रही है। ठीक है। इसे काला कानून भी कहा गया। काला क्यों कहा गया? क्या काले लोगों के लिए था इसलिए? नहीं, इसे काला इसलिए कहा गया कि जो सरकार 2 साल पहले आपको, भारतीयों को अच्छा मानते हुए उत्तरदायी शासन देने की बात कर रही है, और वहां के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि गिरफ्तारी का विरोध भी कर सकें। भाई कितना भी बड़ा कॉलोनी क्यों ना हो, लोगों को इतना अधिकार तो होना ही चाहिए, और था भी, ब्रिटेन के हर कॉलोनीज में था कि लोग गिरफ्तारी का विरोध कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे। आगे बात समझ में? तो भारतीयों के अधिकारों की दृष्टि से ये ब्लैक था, अधिकार छीन रहा था, इसलिए काला कानून भी कहा गया। तो अनौपचारिक नाम मिल गए, बिना अपील, वकील, दलील का कानून और काला कानून कहा गया। जाहिर सी बात है, कानून का विरोध और कानून की जो मानसिकता थी उसका विरोध था करना। ठीक है। अच्छा, तो ये सब उतना डिटेल में नहीं लिखना है, केवल आप, मैंने क्यों बताया है वो आपको नहीं लिखना है, कानून क्या था वो लिखना है केवल, है। ठीक है। अब भारतीय की प्रतिक्रिया क्या होगी? जाहिर सी बात है, भारतीय स्वीकार नहीं करेंगे। तो भारतीयों में बेचैनी हुई। इसके बावजूद भी कुछ भारतीय कैसे हैं, सरकार से जाके बात करने की कोशिश करेंगे
और वो नाम आपके सामने है, मदन मोहन मालवीय, विट्ठल भाई पटेल, मजहरूल हक। सरकार से बात करते हैं, लेकिन सरकार ने साफ साफ मना कर दिया। साफ मना क्या कर दिया? सरकार ने कहा कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो सरकार ने कहा कि ये एक्ट केवल क्रांतिकारी जो आतंकवादी हैं उनके लिए है, यानी जो क्रांतिकारी या सेडिशन राजद्रोह के इन्वॉल्वमेंट में है उसको परेशानी है, और कांग्रेस ऐसा कोई काम करती नहीं है, तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं। क्लियर है? तो हमें लगता है यार सरकार तो ठीक कह रही है, ये तो केवल उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो लोग परेशानी करेंगे सरकार के लिए। नहीं, भारतीय जानते थे कि कोई भी कानून आता है सरकार उसे अच्छा बनाकर पेश करती है और उसका फिर मिसयूज करती है। ठीक है? क्योंकि किसी व्यक्ति को, गांधी को कह दो तुम सस्पेक्ट हो, इतना ही कह देना पर्याप्त था, चलो तो कानून लागू होगा उनके ऊपर। जबकि क्रांतिकारी गतिविधि तो बाद में प्रूव होगी ना। सरकार, गांधी यही तो कहते हैं कि या तो बाद में प्रूव होगा ना कि मैं क्रांतिकारी हूं या नहीं। आप तो किसी भी राह चलते आदमी को उठा के बंद कर देंगे, ना ये बताएंगे कि कहाँ रखा है, ना ये बताएंगे कि क्यों उठाया है। ठीक है? तो भले ही आप क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए ला रहे हैं, लेकिन ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए गांधी ने इसकी प्रतिक्रिया में पूरी देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया। आयोजन क्या किया? डेट कुछ और रखी गई थी और हो कुछ और गया एक्चुअली। ठीक है ना? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना कि इसमें अगर किसी को गिरफ्तार किया भी जाता था तो कितने महीने की सजा हो सकती थी? तो उसे 2 साल की सजा होती थी। ठीक है? हम्म। तो गांधी ने प्रतिक्रिया में क्या चलाया? अब वो लिखेंगे आप, उन्होंने रोलट सत्याग्रह चलाया। गांधी ने प्रतिक्रिया में रोलट सत्याग्रह चलाया और जनता से अपील की कि वो इसके खिलाफ हड़ताल करें, स्ट्राइक करें। गांधी ने ये डेट 30 मार्च की दी थी। यही थोड़ा कंफ्यूजन होता है, किताबों में नहीं है वो। 30 मार्च की डेट थी गांधी की, तो जनता को तैयारी थी 30 मार्च की। लेकिन गांधी ने डेट बदल दी और कर दी 6 तारीख। एक मतलब 6 दिन बढ़ा दी, 6 अप्रैल। गड़बड़ी यही हुई, सारी जनता को मैसेज नहीं मिला, क्योंकि उसमें तो व्हाट्सएप था नहीं जो सबको मैसेज मिल जाएगा। तो 6 अप्रैल की जगह गांधी के कहने के बावजूद भी लोगों ने 30 मार्च को ही पूरे देश में हड़ताल शुरू हो गई। अभी हड़ताल जनता ने की, और जब देखा कि कोई नेता नहीं है तो जनता कैसी हो गई? थोड़ी सी वायलेटिक हो जाती। ठीक है? और इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव था वो पंजाब रीजन में, दिल्ली वाले रीजन में, नॉर्थ में जा रहा था। नॉर्थ मतलब मुंबई तक जा रहा था। ठीक है? इससे सरकार पर दबाव बना। क्योंकि ध्यान से देखो, अभी तक विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ है, अप्रैल का महीना चल रहा है ना, मार्च अप्रैल का। तो सरकार ने किसी भी इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा रखा था। वर्ल्ड वॉर के चलते सरकार को मौका मिला दमन चक्र चलाने का। ठीक है? खैर, गांधी ने 6 मार्च को क्या घोषित कर दिया? सत्याग्रह सभा बनाई उन्होंने। गांधी की प्रतिक्रिया में हम सत्याग्रह सभा की बात करेंगे, ये नोट करना है। वापस आंदोलन पर आते हैं। मुंबई में गांधी जी उस रीजन में खुद काम कर रहे हैं। पंजाब रीजन में डॉक्टर सत्यपाल काम कर रहे हैं। दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद लीड कर रहे हैं, और इन सबको परेशान किया जा रहा है। तब स्वामी श्रद्धानंद ने गांधी से अपील की, सत्यपाल ने भी, कि गांधी कहाँ आ जाएं? पंजाब आ जाएं। तो गांधी ने प्रोग्राम बनाया कि दिल्ली होते हुए पंजाब जाएंगे
सरकार को पता लगा तो दिल्ली से करीब थोड़ा सा पहले ही हरियाणा के पलवल में स्टेशन पर गांधी को उतार लिया गया। गांधी जी उस समय पंजाब मेल में थे। ट्रेन का नाम अगर पूछा जाए तो पंजाब मेल में गांधी पंजाब आ रहे थे बॉम्बे से, और हरियाणा के पलवल में उनको गिरफ्तार करके वापस बम्बई भेज दिया गया। अब और समस्या, क्या समस्या, गांधी भी चिढ़ गए कि क्या मुझे अपने देश में जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी किसी की। तो जब बड़े बड़े नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए तो जनता को और ज्यादा अग्रेसिव होने का मौका मिला। ठीक है, तो पंजाब में इसी बात का विरोध करने के लिए दो बड़े नेताओं ने प्रोटेस्ट किया, सत्यपाल ने और किचलू ने। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, और इसका ऑर्डर किसने दिया था? उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने दिया था। और पूरे पंजाब में क्या लगा दिया गया? मिलिट्री रूल लगा दिया गया। ठीक है, सत्यपाल और किचलू का विरोध करते हुए कुछ लोगों ने पीसफुल मार्च की परमिशन ले ली थी। ठीक है, ये बाकायदा परमिशन ली गई थी 13 अप्रैल से पहले कि हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे। बोला ठीक है। गड़बड़ ये हुई कि उस मार्च को रोकने के लिए 90 पुलिस वाले लगाए गए, लेकिन वो नहीं रोक पाए। हाथापाई हुई, हिंसा हुई और 5 अंग्रेज मर गए उसमें। ये चीज डायर को और सरकार को डाइजेस्ट नहीं होगी। ठीक है, 10 अप्रैल को परमिशन ली गई थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाना चाहते हैं। तो ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ये रिलीजियस गैदरिंग है। सरकार ने परमिशन दे दी। जिन लोगों ने परमिशन ली थी उसमें जो सबसे बड़ा नाम था वो हंसराज नामक व्यक्ति का था। पूरी कहानी सुनते जाना, ठीक है। वैसे आपको पता ही है, लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको नए मिल जाएंगे। हंसराज को भी नहीं पता था कि इतने ज्यादा मात्रा में लोग कहाँ पहुंचेंगे, जलियांवाला बाग पहुंच जाएंगे। सरकार को जब नॉलेज मिली कि 20,000 लोग इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें लगा कि फिर से ये लोग कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट करने वाले हैं बड़ी मात्रा में। तुरंत सभा की परमिशन कैंसिल कर दी गई। डायर खुद गेट पर पहुंचा और कहा कि अब यहाँ पर जो डायर कौन सा वाला है, आर डायर पहुंचा है, ना कि ओ डायर। ठीक है, जो ओ डायर है वो पूरे पंजाब का है, गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और आर डायर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है अमृतसर का। ठीक है, इसे ध्यान से समझना, इसमें कन्फ्यूजन में गलत हो जाता है। उसने परमिशन को रद्द कर दिया और जाकर खुद इंफॉर्मेशन दी कि तुम्हारी सभा की परमिशन रद्द हो गई है, तुम लोग पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हो। तुरंत हाउस को सॉरी बाग को, गार्डन को खाली करो 3 मिनट के अंदर। और मेन गेट पर खड़ा हो गया खुद आर्मी के साथ। पुलिस नहीं थी क्योंकि मिलिट्री रूल लग चुका था, इसलिए अब आर्मी पहुंची वहां पर। सुबह मीटिंग 9 बजे होनी थी, सॉरी 10 बजे, और डायर कब पहुंचा? 9 बजे। 1 घंटे में सब कुछ हो गया। उसके बाद की कहानी आप लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। और गोलियां कब तक चली? जब तक गोलियां खत्म नहीं होगी। सरकारी रिपोर्ट आई तो 379 लोगों को माना गया कि वो मर गए, करीब 1200 लोग घायल हुए, जबकि कहा जाता है कि 3000 से अधिक लोग मारे गए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया कि मीटिंग में पानी पिलाने का काम कौन कर रहा था? अब कई लोग पानी पिला रहे होंगे, जाहिर सी बात है, एक आदमी तो हो नहीं सकता। लेकिन एक नाम ऐसा था जो बाद में चलकर आगे चमकेगा। कौन होगा वो नाम? उधम सिंह। उधम सिंह। उधम सिंह। ठीक है, तो वही आगे चलकर बदला भी लेगा। खैर, अब इस टॉपिक में 2 टॉपिक कंप्लीट होगा। रोलाट एक्ट तक कंप्लीट हो गया, उसमें सब कुछ नहीं लिखना था, उसमें तो केवल रोलाट एक्ट के बारे में लिखना था। हमने रोलाट एक्ट की प्रतिक्रिया में अगला टॉपिक तैयार कर लिया और वो है जलियांवाला बाग
मेस्कनाइज, ठीक है, हत्याकांड भी तैयार हो गया हमारा। 2 टॉपिक तैयार हुए हैं इसमें आपके, है ना। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या होगा वो आपको देखना है। कुछ भारतीयों ने क्या किया, अंग्रेजों से मिली हुई जो उपाधियां हैं, टाइटल्स हैं, उनको वापस करना शुरू कर दिया। CF, ये न्यूज लिखा ना, एंड्रयूज होगा ये, एंड्रयूज, ये गलत है थोड़ा सा, इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है। उनको दीन बंधु कहा गया, तो टाइटल तो उन्होंने नहीं लिए, वापस किया, उन्होंने इसे इंटेंशनल मर्डर कहा है, ठीक है। टाइटल वापस किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी। नाइट का मतलब होता था सर कहना, है ना, कई लोगों के नाम के आगे सर लगता था, जैसे सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान, तो सर इसलिए क्योंकि वो नाइट का टाइटल मिला हुआ, ये उन्होंने वापस किया। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस ने दबाव बनाया कि इसकी जांच की जाए और अपराधियों को, दोषियों को सजा दी जाए, और जो लोग मारे गए उनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए। शुरुआत में सरकार तो मानी नहीं, लेकिन बाद में मानी और एक कमेटी बनाई गई जिसको हंटर कमेटी कहते हैं। हंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका अध्यक्ष लॉर्ड हंटर था, ठीक है, इसलिए उसको हंटर नाम दे दिया गया। इसमें भारतीयों का पक्ष रखने के लिए 3 भारतीय भी अपॉइंट किए गए, सुल्तान अहमद, रायजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण और चिमन लाल सीतलवाड़, जबकि 5 अन्य अंग्रेज थे। जाहिर सी बात है, कमेटी ने क्या कहा कि डायर ने जो भी किया वो सब ठीक है, जरूरी था, हाँ इसमें लापरवाही जरूर दिखती है, लेकिन कार्यवाही नहीं हो पाई। कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई, एक अच्छा क्वेश्चन है वो, क्योंकि सरकार ने इसी बीच में एक बिल पास कर दिया था और उसका नाम है इमेंडेबिलिटी बिल। ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा। क्या था इस बिल में कि सरकारी कार्यवाही करते समय अगर कोई सरकारी अफसर मर्डर भी करता है या लोगों की हत्या हो जाती है तो उसे आवश्यक कार्य मानकर स्वीकार किया जाए, ठीक है। तो इस बिल के चक्कर में वो लोग बच जाते हैं, और कमेटी भी क्या कहती है कि जानबूझकर नहीं बल्कि लापरवाही से हुआ काम है। तो जाहिर सी बात है, सभी लोगों को निर्दोष मान लिया गया। उल्टा हुआ, न केवल निर्दोष माना गया बल्कि डायर जैसे लोगों को हाउस ऑफ लॉर्ड ने लॉयन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर कहकर रेस्पेक्ट भी दी। सम्मान की तलवार, सोर्ड ऑफ ऑनर, सोर्ड लिखा है ना तो सोर्ड लिखना, डाक के ऊपर रा चढ़ा देना, सोर्ड ऑफ ऑनर या सम्मान की तलवार तक दी गई। ये भारतीयों को चिढ़ाने वाली हरकतें थी कि एक तो इतने लोगों को मारा, इस तरीके से मारा, ऊपर से इसको सम्मान दिया जा रहा है। इंग्लैंड की जनता ने उसको सिक्कों से तौला। जाहिर सी बात है, गांधी और कांग्रेस को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। तब कांग्रेस ने अपनी ओर से एक कमेटी बनाई जिस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। इंग्लिश वाले हिंदी में लिखें, सॉरी इंग्लिश में लिखें तहकीकात, समझने के लिए मत लिख लें इंक्वायरी कमेटी है। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनेंगे उसके। अन्य नेताओं में बड़े बड़े नाम थे, खुद गांधी जी शामिल हैं, ठीक है, मोतीलाल नेहरू हैं, अब्बास तैयबी हैं, है ना, CR दास और विपुल जयकर, ये सब नाम आपको रटने पड़ेंगे। और इसमें अधिकारियों को दोषी पाया गया और सरकार को दबाव बनाया गया कि वो कार्यवाही करें, लेकिन सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहां तक गांधी को लग रहा था कि सरकार क्या करेगी, ब्रिटेन की सरकार न्यायप्रिय सरकार है, जस्टिस पसंद करती है, ब्रिटिश लोग अच्छे लोग हैं। लेकिन जब देखा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो गांधी ने सरकार को चैलेंज किया, वार्निंग भी दी कि अगर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई
तो मैं मजबूरी में नॉन कॉपरेशन शुरू करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और सरकार ने नहीं सुना तो गांधी जी अब तैयार हैं किस चीज के लिए? नॉन कॉपरेशन के लिए, ठीक है। तो कल की क्लास में फिर हम लोग, या नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम अब